बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स मैगजीन के साथ हाजिर हैं, मैं राजा असद अली खान हूँ। पाकिस्तान की खवातीन की टीम जो है एशिया कप में आज से मसरूफ हो जाएगी। पाकिस्तान का आज कुछ देर पहले मैच शुरू हो चुका है इंडिया के साथ एशिया कप का। फिर पाकिस्तान शाहीन जो है वो डार्बन में 4 डे मैच खेल रही है, वो भी आज शुरू हुआ है बांग्लादेश के खिलाफ। फिर आज जो हमारी मेहमान शख्सियत है वो भी उन मुलाकातियों में से एक थे जिन्होंने चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से मुलाकात की है उस दिन में जिसमें हमारी जो मौजूदा क्रिकेट के कुछ क्राइसिस हैं या कुछ कमियां हैं उनको दूर करने के हवाले से मुशावरत हुई है। तो अजहर खान साहब हैं। अजहर खान साहब साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं, सिलेक्टिव भी रह चुके हैं। खुशामदीद जनाब अजहर खान साहब। जी बहुत शुक्रिया राज साहब। डार्विन में ऑस्ट्रेलिया में जो हम 2 4 डे मैच खेलने को T20 सीरीज खेलेंगे, वहां पर आपको क्या लगता है जो पाकिस्तान शाहीन्स हैं जिनमें अच्छे खासे नामी गिरामी क्रिकेटर शामिल हैं, उनके लिए क्या ये एक लर्निंग और एक कोचिंग प्रोसेस होगा? राज साहब देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा जो हुआ ना कि ये मैचेस जो है ना ये ऑस्ट्रेलिया में हो रही है, और ऑस्ट्रेलिया हमेशा ऐसी जगह है जहाँ पर पाकिस्तान की टीम जो है वो अपनी बैटिंग में स्ट्रगल करती रही है। और अगर ऑस्ट्रेलिया में और डार्विन में जैसे आपने जिक्र किया पाकिस्तान का 4 रोजा मैच बांग्लादेश के साथ है, तो पाकिस्तान के बैटर्स अगर वहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं, उन कंडीशन में वो पाकिस्तान के टॉप मॉडल जो बैटर्स हैं वो रन करते हैं, तो ये बड़ी खुशहाल बात है। ऑस्ट्रेलियन कंडीशन में जितना भी आप खेलते हैं ना, आपको एक्सपीरियंस हासिल होता है और आप आने वाले वक्तों में एक अच्छे बैटर की शक्ल में आप सामने आ सकते हैं। अच्छा, अब इसमें जैसे भी आपने प्रॉमिसिंग क्रिकेटर्स का जिक्र किया, जो प्रॉमिसिंग है वो साथ नामी ग्रामी भी है, जैसे मोहम्मद अली की बात कर लें, शाहनवाज धानी की बात कर लें, कामरुल गुलाम की बात कर लें, मोहम्मद हैदरा की बात कर लें, साहबजादा फरहान ज़ाहिर है कि वो लीड करेंगे फ्रॉम द फ्रंट। तो ये तो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में और किसी हद तक इंटरनेशनल क्रिकेट में एस्टैब्लिश नेम है। इसी तरीके से भी T20 में भी जो सीरीज बाद में होगी उसमें कुछ 7 तब्दीलियां की गई हैं। वो उसमें नौजवान ऐसे हैं जिनमें आप जानते हैं इरफान खान को, साइद काशिफ अली और यह भी टीम में शामिल, जबकि फैसल अकरम भी उस टीम का हिस्सा होंगे। मुझे याद है किसी जमाने में मोहसिन कमाल को भेजा गया था ऑस्ट्रेलिया ग्रेट क्रिकेट के लिए। जब वो गए थे उस भी हमारे साथ खेलते थे, जब वो आए थे तब भी उन्होंने हमारे साथ प्रैक्टिस वगैरह तो करते थे एक ही नेट पर। तो उनमें जमीन आसमान का फर्क था, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, बाद में ये जो खवातीन की हमारी कौमी टीम इस वक्त नंबोला में भारत के खिलाफ खेल रही है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है एक चीज खास इस पर रोशनी डालिए कि हमारी जो खवातीन है वो फिजिकली काफी नहीफ, कमजोर और बाद जगहों पर तो मुझे लगता है बिल्कुल लागल है। तो क्या PCB ने तो बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की, बड़ी अच्छी बात है, और ये करीब करीब जाके मैच हार भी जाती है, ये समझ में नहीं आते। बाहर इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद दिखाई दे रहा है। रैंकिंग में भी देख लें 8 में 10 नंबर में बेतरतीब वनडे और T20 में। हाँ, एक बात तो ठीक है कि आपने अगर फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं और आपने अपनी वुमेन की टीम को इंटरनेशनल क्रिकेट में प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट है ICC की। और आप देखें कि अफगानिस्तान की टीम जो है वुमेन की, अगर वो नहीं खेलती तो ऑस्ट्रेलिया ने उनके साथ बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार किया हुआ है। तो इससे यही जाहिर होता है कि वुमेन की क्रिकेट को ICC बहुत इंपॉर्टेंस देती है और हमें भी उसी को इसी तरह इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। मगर ये वक्त अब वो नहीं है कि आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पर आप अपनी टीम को कहें कि हाँ जी आप जाओ मैच खेलो, फिलिंग द ब्लैंक्स, हारो और घर आ जाओ। तो अब देखिए, इसमें पाकिस्तान को सेमीफाइनल तो जरूरी क्वालिफाई करनी चाहिए, फाइनल तक पहुंच के फाइनल जीतने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तान के पूर्व में चले भारत एक तगड़ी टीम है, लेकिन इसके साथ फिर UAE और नेपाल है। नेपाल से भी हमने, आपको पता, बड़े टफ उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ, ये भी है जी, भी शून्य किस्मत है। हमारी जो प्लेयर्स अब काफी, मैं नाम लेना शुरू करूं तो डायना बेग और अगर आलिया रियाज को छोड़ दें जो कदो कामत की अच्छी मजबूत हैं, कप्तान खुद एक कर्से से नजर डाल जो है वो क्रिकेट खेल रही हैं। मेरे ख्याल में ये 4-5 पेरी काफी होनी चाहिए अगेंस्ट UAE एंड नेपाल टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल। देखिए राज साहब, इट्स नॉट द मैटर ऑफ क्वालिफिकेशन और गोइंग एंड प्लेइंग, इट इज अ मैटर ऑफ विनिंग द इवेंट, विनिंग द मेगा इवेंट। अगर आपकी बॉडी में, आपके माइंड में और आपकी स्किल लेवल में, कॉन्फिडेंस लेवल में ये चीजें अगर नहीं आती, तो अगर आप सेमीफाइनल तक क्वालिफाई कर लेंगे और उसके बाद आप हार कर वापस आ जाएंगे, तो आपको जीत का मजा जो है ना वो कभी भी आप नहीं चढ़ सकते। असल मजा वही है कि जब आप अक्रॉस द लाइन जाते हैं, आप जीतते हैं। एशिया कप है, ठीक है जी, बांग्लादेश इसमें है, श्रीलंका भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है। तो पाकिस्तान अगर क्वालिफाई करता सेमीफाइनल के लिए तो 10 दिन के आपने मिनट्स को हरा कर तो अपने आप को
इस सामिल को बता दें कि जो ग्रुप ए का जिक्र कर दिया, बी में श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया, चौथी टीम है थाईलैंड। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। आपकी जो मुलाकात हुई चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, जरा अपना तजर्बा करना मुशाहिदा बताइए कि इस मीटिंग में आपने चेयरमैन साहब की क्या बॉडी लैंग्वेज देखी, और जो आपके कुलीग थे, आप क्या समझते हैं जो बातें हुई हैं वो एक अमली हैसियत इख्तियार कर लेंगी फॉर द टाइम टू कम, स्पेशली द कमिंग फर्स्ट क्लास सीजन? ये देखो, मैंने जब बात की तो मैंने सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट को टच किया, और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू चेयरमैन पीसीबी के, उन्होंने हमें मौका दिया और हमारी बात सुनी। मैंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट को आपको मजबूत करना है ना, तो आप अपने जितने पाकिस्तान के टॉप प्लेयर्स है ना, और जो सेंट्रल कंट्रैक्चुअल है, उनको कहें कि वो पाकिस्तान की वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है ना उनको मैंडेटरी कर दे कि उन्होंने खेलनी ही खेलनी है, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं। अगर कोई नहीं खेलेगा तो ही शुड नॉट बी प्रैक्टिस फॉर पाकिस्तान, नंबर 1। नंबर 2, मैंने कहा आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी के मिड तक आप 3.5-4 महीने की सारी क्रिकेट ले जाते हैं साउथ में, यहाँ पर सिर्फ कराची में क्रिकेट होती है। 3 पिचेस पर आपकी सिर्फ 3 ग्राउंडों पर आपकी सारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती है, इसमें वनडे भी है, T20 भी है, और फर्स्ट क्लास भी है, वुमेन भी है, और इंटरनेशनल भी है। मैं क्या पिचेस सब सारी स्लगिश हो जाती हैं, वर्कलोड नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपने कराची को एक महवर बना लिया है तो बस वहीं पर क्रिकेट करानी है। मैं क्या, ना लाहौर में होती है, ना पंजाब में होती है, ना मुल्तान में होती है, ना आपके दिल्ली में होती है, ना इस्लामाबाद में, ना हैदराबाद में, ना पिशावर में। मैं क्या, ये सेंटर बंद कर दें, तो आप इन पर पैसा खर्च कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ साउथ में ही क्रिकेट करानी है, मैं क्या न्याज स्टेडियम का आप मुझे बताएं इसका क्या हाल है, मुझे बताएं लड़काना के स्टेडियम इसका क्या हाल है। कभी इन बातों पर गौर किया? आपके सामने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ये धत्ते बैठे हैं, उनसे जरा पूछे कि मैं ये गलत कह रहा हूँ कि ये 3.5 महीने की क्रिकेट अगर आपने सेंट्रलाइज कर ली तो पूरे मुल्क में पूरी क्रिकेट किस तरह खेली जाएगी। उन्होंने उसको पॉइंट ऑफ व्यू तो उन्होंने कहा, और बीच में एक शख्स ने बोलने की कोशिश की, मगर उन्होंने इसको चुप करवा दिया। तो मेरा ख्याल है कि मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ साहब, मैं आई अप्रिशिएट, क्योंकि मैंने ये सब सुना था कि यू स्टैंड आउट, और उसकी एक वजह सबसे बड़ी है, एक तो आपका इखलास है, आपका तजर्बा है, और दूसरा जो कंटेम्प्रेरी क्रिकेट है इसके अंदर आप इमोशनली और स्पिरिचुअली और फिजिकली इन है। लेकिन आज के लिए जनाब अजहर खान साहब इतना ही, इंशाल्लाह ताला आपसे इस मौजूद पर बात होगी। बहुत शुक्रिया। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान। स्कॉश की दुनिया से खबर यह है कि अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में आलमी स्कॉश जूनियर चैंपियनशिप में गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान के दिफाई चैंपियन हमजा खान और अब्दुल्ला नवाज क्वार्टर फाइनल में हार गए, और इस तरह पाकिस्तान इवेंट से बाहर हो गया है। पाकिस्तान के सेकंड सीड हमजा खान कोरिया के जो यंग नाने से 3-2 से शिकस्त खा गए। अब्दुल्ला नवाज को टॉप सीड मिस्र के मोहम्मद ज़करिया ने बआसानी 3-0 से हरा दिया। गुज़िश्ता जुमे के रोज हमने इवेंट के आगाज से पहले स्कॉश के साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान से इवेंट के हवाले से गुफ्तगू की थी। कमर जमान ने बताया था कि फेडरेशन की सतह पर इवेंट में शिरकत करने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों को गुज़िश्ता 6 माह से जबरदस्त ट्रेनिंग करवाई गई है, और खास तौर पर उन्होंने हमजा खान के बारे में पेशगोई की थी कि उनकी जीत के हवाले से 50% इम्कानात मौजूद हैं। हमजा खान की हद तक तो मुकाबला खूब हुआ, और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन की, तो ये एक मुतहर्रिक इदारा है। इस्लामाबाद में होने वाली एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्कॉश चैंपियनशिप का जिस शानदार अंदाज से इंतजाम किया गया, यकीनन मुंतज़मीन एक शानदार तहनीयत और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इस इवेंट में 200 के करीब गैर मुल्की जूनियर खिलाड़ियों ने शिरकत की, और 12 सरकर्दा ममालिक की टीमें इस इवेंट में शिरकत के लिए इस्लामाबाद पहुंची। इस सिलसिले में हम बात करते हैं पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन के सेक्रेटरी एयर कमोडोर रिटायर आमिर नवाज साहब से। जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये बताइए कि एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्कॉश चैंपियनशिप में किस तरीके से कामयाबी हासिल हुई, और किस तरीके से पाकिस्तान की स्कॉश पर इस इवेंट के हवाले से मस्बत असरात पड़ सकते हैं। लेकिन किसी भी इवेंट को अगर आपने देखना है एज अ होल कि वो सक्सेसफुल हुआ है या उसके क्या समरात हमारे तक पहुंचे हैं, तो उसकी 2 या 3 साइड्स होती हैं। एक तो एडमिनिस्ट्रेशन साइड है कि जी आपने 300 के करीब डेलीगेट्स को इनवाइट किया, जिसमें से 200 प्लेयर्स थे जिनमें मेन एंड वुमेन या बॉयज एंड गर्ल्स कैटेगरी शामिल थी। उनका अराइवल, उनका स्टे, उनकी कम्यूटिंग
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा उसके अंदर एक सेंटीमीटर का भी उसमें फ्लॉ नहीं आया। सारे मैचेस ऑन टाइम हुए, सारे लोग ऑन टाइम अराइव हुए, उनकी एकोमोडेशन, उनकी बोर्डिंग, लॉजिंग सारी अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड। दूसरा पहलू होता है जी उसका टेक्निकल कंडक्ट। टेक्निकल कंडक्ट हमने टेक्निकल डेलीगेट थे हमारे, जो कि चैंपियनशिप टेक्निकल डेलीगेट था, वो हमारा मलेशिया से था, और हमने कोई 5 से 7 इंटरनेशनल रेफरी बुलाए हुए थे जी, और ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे। अब ये टेक्निकल कंडक्ट है सारे का सारा। 10 रेफरीज हमारे थे, हमारे पास रेफरीज का और ऑफिशियल्स का बड़ा अच्छा पैनल था, इंटरनेशनल एंड नेशनल मिक्स मैच। ठीक, तो किसी किस्म की किसी भी मेंबर नेशन की तरफ से कंडक्ट में हमें कोई शिकायत नहीं आई। दूसरा ये कि तीसरा ये कि ये पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज, डेफिनेटली ये एक पाकिस्तान में ये चैंपियनशिप पहली दफा हुई है स्क्वॉश की, जिसमें इतने बड़े पैमाने पे 12 कंट्रीज 300 के करीब हमारे फॉरेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। और उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान मेडल टैली में पाकिस्तान टॉप पे रहा। हमने 2 गोल्ड मेडल जीते, 2 सिल्वर जीते और 4 ब्रॉन्ज हमने जीते। अगला फेज है डिपार्चर। अल्हम्दुलिल्लाह सारी की सारी टीमें दे हैव रीच्ड बैक सेफली टू देयर होम, और सारों की तरफ से हमें अप्रिसिएशन और थैंक यू के मैसेज। खिलाड़ी होते हैं, इनके मूड से आप इनको कमरों में बंद नहीं कर सकते। इस्लामाबाद इज अ नाइस प्लेस and you are very hospitable in terms of looking after the foreign delegates and of course the players. मूड आपको कैसा खिलाड़ियों का दिखाई दिया? Do they beside playing squash? They were very happy. हमने उनका शेड्यूल इस तरह किया हुआ था कि कंट्री वाइज और फिर होटल वाइज, मतलब 3 होटल्स में उनको ठहराया हुआ था। होटल वाइज उनके हमने 3-4 स्पॉट्स हमने सिलेक्ट की हुई थी, जिसमें डिनर मनाल पे हो जाता था, शॉपिंग के लिए हम उनको सेंटोरस ले जाते थे, और हिस्टोरिकल चीजें दिखाने के लिए ये पाकिस्तान मॉन्यूमेंट जो है उसके नीचे जो हमारा म्यूजियम है वो है, और फिर ड्राइव थ्रू उनको हम करवाते थे कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू और मागला रोड, जो कि हमारा आइकॉनिक प्लेसेस हैं जो कि देखने में अच्छी लगती है। तो वो सारी की सारी चीजें हमने सबके साथ की। What about the security? That is foremost. सिक्योरिटी तो देखे, वो जो हमारा एक सेटअप है जैसे हम फॉरेनर्स को सिक्योरिटी कहते हैं, ठीक, मतलब उसमें हमारे तीनों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में, पुलिस, रेंजर्स, एयरफोर्स, हम सारे के सारे इन्वॉल्व थे, और इसीलिए हम इनको मतलब डिफरेंट पॉकेट्स में हम लेके जाते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ। और वो जो एक बड़ी मशहूर सही है कि अगर हमने गीदड़ का शिकार करना तो सामान शेयर का करना चाहिए, और हमें एक कचौका लग चुका हुआ है श्रीलंकन टीम पर जो अटैक हुआ, तो उसके बाद हमें ओवर विजिलेंट रहना चाहिए इन चीजों के मामला पे। लेकिन ज़ाहिर है कि आपने हर चीज आप समझते हैं, जानते हैं। आ जाइए दूसरी तरफ, ये जो वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप शुरू हुई, इसमें ये जरा मालूमात में इजाफा कीजिए। ये प्लेयर्स वहां जाते हैं, वहां ठहरते हैं, इनके जो अलाउंसेज हैं और जो एयर ट्रेवल है और इनकी जो सिलेक्शन है, ये प्रोसेस जो है इसके क्या खदोखाल हैं? देखें, एक तो ये कि ये मतलब एज ए कंटीजेंट जाते हैं पहली चीज, और जो ऑर्गेनाइजर है उसने चैंपियनशिप होटल डिक्लेयर किया हुआ होता है, और इनकी एंट्री फी की मद में हम इनकी एकोमोडेशन जो है वो 4 स्टार 5 स्टार होटल के अंदर इनकी ऑर्गेनाइजर ने अरेंज की हुई। उसके बाद फिर इनको मतलब फुल्ली इक्विप्ड किया जाता है, क्योंकि वहां पे 2-3 फंक्शन होते हैं। ओपनिंग सेरेमनी जिस नेशनल ट्रैक सूट्स के अंदर होनी है, स्पोर्ट्स अटायर में होनी है, तो वो चीजें इनकी यूनिफॉर्मिटी के साथ प्लान की जाती है। फिर जो चैंपियनशिप विनर्स हैं वो आपके फॉर्मल ड्रेस में होते हैं, वो जो आपने देखा होगा ग्रीन कोट और खाकी पैंट और नीचे राउंड शूज, टाई शाई। उसको प्लेयर्स को कहा जाता है कि आपने सख्ती से फॉलो करना। नहीं, वो तो करना पड़ता है ना, वो तो करना पड़ता है। वो तो मेरा जो तजर्बा है ये दूसरी गेम्स का, खासतौर पर क्रिकेट में, ये लड़के जो है, ये बात कहीं से कहीं निकल जाएगी। जरा ये बताइए कि मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हमारे स्क्वॉश के हवाले से आजकल इमेज है, ये जो हमारे सामने उन तक ये बात पहुंचे कि एक डिसिप्लिन खेल है और फेडरेशन का इस सिलसिले में नो बॉडी इज बिगर देन द गेम। तो ये जो नौजवान है, चाहे वर्ल्ड चैंपियन ना हो, उनको वो परफॉर्मेंस फॉलो करने पड़ेंगे। बड़ा अच्छा कि आपने बता दिया, और ये चीजें लोगों को पहले से पता होनी चाहिए, खासतौर पर जो पोटेंशियल ऊपर आने वाले खिलाड़ी हैं उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें जो है
उनके इल्म में होना चाहिए कि इस तरह से होती है, इस तरह से करवाई जाती है। अच्छा सर, अब ये इसमें बताइए कि जो एयर ट्रेवल है ये फेडरेशन देती है या प्लेयर्स खुद बेयर करते हैं? प्लेयर्स खुद कुछ भी नहीं बेयर करता, इंस्टेड हम उनको $75 अच्छा पर डे, उनकी जो हमारे रूल ऑफ बिजनेस हैं, जो बाय लॉज हैं फेडरेशन के, उसके मुताबिक हम उनको डेली भी देते हैं। ये वेरी करती है, जैसे हॉस्टल एक महंगी जगह है वहां $75 है, और अगर दिल्ली चली जाए तो वहां पे 50, ऐसी जैसे दूसरे फॉरन। नहीं, ये एक सेट पैटर्न है। अच्छा, एशियन लेवल की चैंपियनशिप का एक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप का एक है, जूनियर्स का कुछ है, सीनियर्स का कुछ है। ये स्कॉश का जो नेशनल कैलेंडर है ये कब शुरू होता है? हमारी जूनियर या सीनियर जो चैंपियनशिप है वो कब होती है? देखिए, एनुअल कैलेंडर हमारा डेफिनेटली न्यू ईयर से स्टार्ट हो जाता है, जनवरी से जी। अभी मैं नेशनल कैलेंडर की बात करूंगा। नेशनल कैलेंडर में हम अक्टूबर नवंबर टाइम फ्रेम में हम अपनी सारी एसोसिएशंस और अपने डिपार्टमेंट्स को हम लिख देते हैं कि भाई आपने जो जो नेशनल इवेंट्स या जूनियर इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो वो फिर इसमें एक जूनियर इवेंट में 4 एज कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है, अंडर 11, 13, 15, 17 और 19, ये 5 कैटेगरीज आ जाती है। तो वो लोग अपना सारे का सारा प्लान हमें सबमिट कर देते हैं, फिर हम उसको सेग्रीगेट करते हैं कि कहीं एक ही वक्त में 2 टूर्नामेंट ना हो रहे, तो उसको हम स्क्रूटनाइज करते हैं और वो पूरे साल वो चलता रहता है। ये एक प्रोसेस है हमारे नेशनल का। और इंटरनेशनल में जो है हमारे एशिया लेवल के टूर्नामेंट्स वो प्री डिसाइडेड होते हैं, वो एक इंटरनेशनल कैलेंडर है वो। हाँ, एशियन जूनियर, जिस तरह अभी एशियन जूनियर इंडिविजुअल हमने अब करवाई है, और नेक्स्ट ईयर 25 में एशियन जूनियर टीम इवेंट होगा। इस साल हमने एशियन सीनियर टीम चैंपियनशिप खेली है, तो नेक्स्ट ईयर एशियन सीनियर इंडिविजुअल इवेंट होगा। और इसी तरह ही WSF के 3-4 बड़े इवेंट्स हैं वो वहां पे होते हैं। वो PSA का एक अपना कैलेंडर चल रहा होता है वो पूरी दुनिया के अंदर, और हम भी उसमें भी, आपने चीफ ऑफ नेवल स्टाफ देखा होगा कि कराची में कंडक्ट हुआ, अभी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हम करने जा रहे हैं नवंबर टाइम फ्रेम में। जैसे वर्ल्ड ओलंपिक एसोसिएशन है या फीफा है या रिच बॉडीज या ICC है, रिच बॉडीज, क्या जो वर्ल्ड स्कॉश फेडरेशन है ये भी मनी रिच फेडरेशन है? नहीं, वर्ल्ड स्कॉश फेडरेशन इतनी रिच नहीं है। इसकी मेन वजह तो ये है कि गेम हमारी उतनी पॉपुलर नहीं है जितनी फुटबॉल है या जितनी क्रिकेट है। और दूसरी चीज ये है कि प्राइज मनी आपने देखा होगा कि गोल्फ में, बॉक्सिंग में, टेनिस में मिलियंस ऑफ डॉलर्स होती है, और यहाँ पे प्राइज मनी अभी इतनी ज्यादा नहीं है। तो हम प्रोबेबली मैक्सिमम 1 मिलियन तक अभी जा सके हैं, वो भी कोई एक आधे टूर्नामेंट में, तो वो इतना ज्यादा पैसा नहीं है। लेकिन ये है कि वर्ल्ड स्कॉश फेडरेशन बहुत ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, टूर्नामेंट्स ग्रांट करते हैं। जनाब आमिर नवाज साहब, आपने पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन की सरगर्मियों और खेल के फरोग के सिलसिले में इक़दामात और की जा रही कोशिशों के हवाले से हमारे सामीन को आगाह किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। ये थे एयर कमोडोर रिटायर्ड जनाब आमिर नवाज, सेक्रेटरी पाकिस्तान स्कॉश फेडरेशन। पाकिस्तान के साबिक मायानाज टेस्ट क्रिकेटर खालिद अबादुल्ला 12 जुलाई को न्यूजीलैंड में इंतकाल कर गए। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र 88 बरस थी। वो एक बाकमाल बैट्समैन और बेहतरीन ऑफ स्पिनर थे। कुदरत ने इन्हें बेपनाह सलाहियतों से माला माल किया था। वो बैक वक्त क्रिकेटर, कोच, कमेंटेटर, उस्ताद, अंपायर और सियासतदान भी थे। खालिद अबादुल्ला 20 दिसंबर 1935 में लाहौर में पैदा हुए और क्रिकेट का आगाज लाहौर ही से किया। उनका आखिरी टेस्ट मैच 1967 की सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम के मुकाम पर था, और ये बात काबिल तारीफ है कि उन्होंने सिर्फ 16 बरस की उम्र में अपना फर्स्ट क्लास डेब्यू किया। इनकी शख्सियत के बारे में मजीद जानते हैं न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी नजाद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और वेलिंगटन फायरबर्ड के बॉलिंग कोच अजहर अब्बास से। अस्सलाम वालेकुम राजा भाई। खालिद बिली अब्दुल्ला साहब जो थे वो 1964-65 में ना ओटागो में आए थे, और ओटागो क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से वो तकरीबन 2 साल तक वो एज ए ओवरसीज प्लेयर खेलते रहे। ज़्यादातर जो क्रिकेट उन्होंने अपने करियर की खेली है वो वॉरकशायर की तरफ से खेली है, और वहाँ पे तकरीबन वो 18 साल खेले हैं। वन ऑफ द लेजेंड हैं वॉरकशायर काउंटी के। उनका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट का रिकॉर्ड है वो अनबिलीवेबल है। 417 के करीब उनके मैचेस हैं जिसमें 17,000 से ज़्यादा रन उन्होंने बनाए हैं। उसके अलावा
तकरीबन 400 से ज़्यादा फर्स्ट क्लास विकेटें भी वो ले चुके हैं। लेकिन न्यूजीलैंड के अंदर जब वो आए थे 65 में, तो 2 साल के करियर के बाद फिर वो उनका जो करियर ख़त्म हुआ था वो तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया की तरफ से वो 1 साल खेले थे एंड पे, और न्यूजीलैंड में उनकी बड़ी इज्जत थी और वो बहुत जेन्युइन और बड़े सिंसियर किस्म के कोच थे। जिस प्लेयर के साथ भी काम करते थे उसके साथ बहुत अच्छा उनका रिलेशनशिप बन जाता था। इसके अलावा न्यूजीलैंड के अंदर उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी है न्यूजीलैंड फर्स्ट, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया, बल्कि डनीडन वेस्ट की तरफ से उन्होंने इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। इलेक्शन तो वो नहीं जीत सके थे, लेकिन आपको यहाँ से अंदाजा होता है कि वो सोसाइटी में कितना एक्टिवली इन्वॉल्व थे। जहाँ तक उनकी पर्सनल लाइफ की बात है, 1959 में उन्होंने शादी की थी बर्मिंघम में ही जर्मन खातून से, जिससे उनकी 2 बेटियां थीं और एक बेटा है जिनका नाम कासिम है। अभी वो इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन यहाँ पे जिन लोगों के साथ उनकी इंटरेक्शन थी उन लोगों ने बहुत उनको मिस किया है। आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स थी उनकी लाइफ में, बहुत ही जेन्युइन और बड़ी थारो पर्सनैलिटी थे वो। बस हर इंसान का टाइम होता है, उनका टाइम आ गया और वो चले गए। लेकिन वो उनका एक न्यूजीलैंड सोसाइटी के ऊपर, स्पेशली क्रिकेट कम्युनिटी के ऊपर काफ़ी एक इम्पैक्ट है जो हमेशा इंशाल्लाह याद रखा जाएगा। तो बिली अब्दुल्ला साहब जो हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन यह है कि उनका जो प्लेइंग रिकॉर्ड है, जो उन्होंने प्लेयरों के साथ काम किया है, जो उन्होंने यहाँ पे क्रिकेट की जो उनकी खिदमात है न्यूजीलैंड के अंदर, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। ये थे न्यूजीलैंड से पाकिस्तानी नजाद साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और वेलिंगटन फायरबर्ड के बॉलिंग कोच अजहर अब्बास। बिली अबादुल्ला यानी खालिद अबादुल्ला के बारे में मजीद बात करते हैं मुमताज क्रिकेट हिस्टोरियन जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद साहब से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए। ये बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ है, बड़ी खिदमात थी खालिद अबादुल्ला की, खा वो पाकिस्तान हो, सबसे पहले तो वो पाकिस्तानी थे, फिर वह रह के वारविकशायर, फिर तस्मानिया जैसे कि बताया गया, फिर न्यूजीलैंड में उन्होंने क्रिकेट खेली। आपने क्या खुद उनको पाकिस्तान में अपने सामने खेलते हुए देखा? मैंने उनको देखा है, उनके पास एक बड़ा मुनफरद रिकॉर्ड है जो किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर के पास नहीं है। वो ये है कि वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी सेंचुरी मारी और पाकिस्तान के खिलाफ भी सेंचुरी मारी। आप ये बात सुन के हैरान होंगे कि उन्होंने डेब्यू मैच में पाकिस्तान की तरफ से 1964 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो बॉबी सिम्पसन की टीम थी, कराची में 166 स्कोर किया। ठीक। और अब अब्दुल कादिर के साथ इनकी डबल सेंचुरी की पार्टनरशिप हुई थी और वो पाकिस्तान का पहला बैट्समैन थे जिन्होंने डेब्यू में सेंचुरी मारी थी। उससे पहले किसी पाकिस्तानी बैट्समैन ने डेब्यू में सेंचुरी मारी। और ये भी मुनफरद रिकॉर्ड उनके साथ में है, खास के साथ। उससे कबल ये कॉमनवेल्थ की टीम आई थी पाकिस्तान 1963 में, जिसमें टॉम ग्रेवनी, बिल एलिस, स्लेड और चार्ली ग्रिफिथ जैसे, बैसल बुशर जैसे मायनाज प्लेयर थे। इन्होंने कॉमनवेल्थ की तरफ से खेलते हुए जो टेस्ट मैच लाहौर में हुआ था उसमें सेंचुरी मारी। ठीक। वहां मैंने देखा था इनको। खालिद उबैदुल्लाह जो उनसे थे, ये बड़े मुमताज स्कूल बॉय क्रिकेटर थे। मुझे इफ्तिखार बुखारी, जो जुल्फिकार बुखारी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड के भाई थे, और इफ्तिखार बुखारी ने कैम्ब्रिज की तरफ से भी खेला है और लाहौर की तरफ से भी, पंजाब की तरफ से भी वो शकूर अहमद के साथ ओपन करते थे और काफी स्कोर किया था, सेंचुरी मारी थी उन्होंने कहा था कि मैं एजुकेशन कॉलेज का टॉप बैट्समैन था और हम तमाम टीमों को हराते हुए आए थे। तो हमारा मैच हो रहा था मुजंगा स्कूल से, तो कहते हमने कहा कि हम उनको रोन देंगे। कहते जब मैं गया वो देखा तो एक तरफ मंगूल हसन बैठा हुआ था, एक तरफ फवकार हसन बैठा हुआ था, एक तरफ खालिद उबैदुल्लाह बैठा हुआ था, एक तरफ खुर्शीद अहमद बैठा हुआ था, जो रिजर्व, ये चारों प्लेयर इंडिया गए थे 52 में। आप सोच लें कि उस वक्त स्कूल बैक क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या आया था। कहते हैं बिल्कुल उन्हें मुजंगा स्कूल में मैचेस कर दिया। 52 की टीम जो कादर लेके गया था इंडिया, खालिद उबैदुल्लाह एज रिप्लेसमेंट आए थे, क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उसका ग्रोइन इंजरी हुई थी खान मोहम्मद को। खान मोहम्मद ने पाकिस्तान के लिए पहली विकेट ली थी रॉय को बोल्ड करके, तो उसकी जगह रिप्लेसमेंट मांगी थी। कादर चाहता था कि मुझे असर अली चाहिए बैट्समैन, बट जस्टिस कॉर्नेलियस जो कतर बेहतर थे, उन्होंने खालिद उबैदुल्लाह को भेजा था, जो कादर को ये बात पसंद नहीं आई थी और कादर का रवैया उनके साथ कुछ अच्छा नहीं था उस टूर पे। ओपनिंग बैट्समैन थे और उन्होंने वारविकशायर की तरफ से नॉर्मन हॉर्नर के साथ मिलकर बड़े स्कोर किए हैं, बड़ी सेंचुरीज मारी हैं। और ये
मीडियम पेस बॉलर भी थे और उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से भी ओपन किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और इंग्लैंड के खिलाफ 67 टू वक्त। सबसे बड़ी बात यह है राज साहब के ये जिसका रिकॉर्ड है कि ये 52 में आप गए थे पाकिस्तान टीम के साथ इंडिया, उसके 12 साल के बाद इन्होंने डेब्यू किया है पाकिस्तान की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ और उसी पहले ही मैच में इन्होंने 100 किया है। आप समझते हैं जैसे हम बात प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं कि वो उतना ऊपर नहीं गए मुख्तलिफ हालात की वजह से जितना उनको ऊपर जाना चाहिए था, बस उनको मौके नहीं दिए गए कि वो तो बदल कर दिए कि न्यूजीलैंड चले गए, उनको नहीं मौका दिया गया। आपको बताया ना मैंने कि 12 साल को कोई मौका नहीं दिया उनको खेलने के लिए। नहीं, मुल्क बदल से मुराद क्या है? मतलब वो पाकिस्तान से दिल बर्दाश्त होकर चले गए थे, बाहर चले गए, पहले गए काउंटी में गए उधर इंग्लैंड में, वहां बारूक शहर से खेलते रहे। उनको पाकिस्तानी बोर्ड ने उनको दावत नहीं दी पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए, वो दावत आई जो बहुत लेट आई। एक बात तो तयशुदा है, जितनी उन्होंने क्रिकेट खेली और जो उनकी परफॉर्मेंस है, मुझे नहीं लगता कि वो पाकिस्तान की टीम का लाजमी हिस्सा ना होते। बहस है, इस पर हम मजीद बात नहीं कर सकते, लेकिन ये तय आपको याद है कि शख्सियत बार से ये हंसमुख थे, अग्रेसिव थे, ये संजीदा थे। इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, ये नेशन में थे अहमद अजीज यार डिप्टी एडिटर, उनके ये साले थे, ये बड़े हंसमुख भी थे और सीरियस भी थे और ये बड़े ज़हीन क्रिकेटर थे, सोचने वाले, और ये कोच भी रहे हैं। इन्होंने न्यूजीलैंड के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन जनरल को ड्राफ्ट किया और फिर ये दूसरे बंदों प्लेयर को भी कोचिंग करते रहे हैं, मैकलम और केन्स को भी उन्होंने डिस्कवर किया। और ये आपको सुन के हैरान होगा कि ये मुख्तसर अरसे के लिए पाकिस्तान के मैनेजर कोच भी रहे हैं, मगर इनको फिर बाद में सियासी बना पे या जाती पसंद नापसंद के नात पे बोर्ड ने फारग कर दिया और इनको इनका बड़ा मुकाम है, इनको न्यूजीलैंड में बड़ा मुकाम है, इनको बड़ा ज़हीन कोच समझा जाता है। बहुत शुक्रिया जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदद करने के लिए साहब। ये थे मुमताज तारिक खान यानी हिस्टोरियन जनाब मुजाहिद हुसैन सैयद। खालिद अबादुल्ला ने पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में क्रिकेट खेली। इनका नाम क्रिकेट के हलकों में इज्जत और एहतराम से लिया जाता रहेगा। मैं खुद से समझता हूं कि क्रिकेट का इंतजाम करने वाले पाकिस्तानी इदारों और बाज अफराद का इनसे रवैया काबिल सताइश नहीं रहा, ताहम वो जहां भी गए उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। खालिद बिली अबादुल्ला पाकिस्तान के इब्तदाई क्रिकेट के उन ममारों में शामिल हैं जो नौअमरी में पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट का हिस्सा बने। वो एक अरसा तक इंग्लिश काउंटी वार्विकशायर की जानिब से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते रहे। वार्विकशायर काउंटी के सदर डेनिस एमिस ने इनके इंतकाल पर अपने पैगाम में कहा, We love him. He was special cricketer, one of the greatest, and we had lot of fun time together. He had an infectious laugh. I can hear it now. न्यूजीलैंड की कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच माइक हेसन, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड और रॉयल बैंगलोर चैलेंजर के भी हेड कोच हैं, उन्होंने खालिद अबादुल्ला के इंतकाल पर अपने ताज़ीती पैगाम में कहा, बिली अबादुल्ला एक सच्चे शरीफुन नफ्स और बेहतरीन कोच थे। खालिद बिली अबादुल्ला का क्रिकेट कैरियर और जिंदगी शानदार कारनामों और खिदमात से मुज़य्यन है। वो 217 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद पहला टेस्ट मैच खेले। वो कारकर्दगी, सब्र, इस्तेकामत और मसलियत शनासी के पैकर थे। वो पाकिस्तान के अहद हाजिर के इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के लिए एक रोल मॉडल भी हैं। बिली अबादुल्ला की क्रिकेट में शानदार खिदमात और कारकर्दगी से पाकिस्तान के क्रिकेट की तारीख चमकती और दमकती रहेगी। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेज़बान राजा असद अली खान को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे सरवत अली खान, जबकि मुंतज़िम आला हैं डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।